हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल? फॉर्मूला शीट सबमिट हो गई है, आ जाएंगे उसके रिजल्ट्स वेरी सून, दे विल कम। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है सभी के? जी हाँ, ग्रेटेस्ट आइंस्टीन जी की टी शर्ट मैंने पहन रखी है। कोई कॉपीराइट ना लगा दे इसमें, बहुत ही सस्ती टी शर्ट है। ठीक है, छाप देते हैं लोग ऐसे ही। जय राम जी की। कई लोग टीचर्स डे विश कर रहे हैं। टीचर्स डे अभी कहाँ है, अभी तो बहुत टाइम है उसमें, है ना। दुआ करो कि सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, ऐसा ना हो यहीं पे वैलेंटाइंस डे भी विश कर रहे हो तुम लोग। बस दुआ करो, ऐसा ना हो कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन भी यहीं पे हो। अभी कई लोग आएंगे, कब होता है वैलेंटाइंस डे? सर ये क्या होता है वैलेंटाइंस डे सर? सर हमें तो नहीं पता है ना। कोचिंग में होते थे ऐसे बच्चे, सर आज कुछ है क्या, है ना। आते थे बच्चे से पूछते, सर आज कुछ है क्या? क्या है बेटा? सर नहीं वो मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि आज सर पता नहीं कौन सा डे सर, वैलेंट डे बोल रही थी, है ना। तो ऐसे आते हैं सीधे बनने का नाटक करते हुए, फिर कोचिंग के बाहर वही बच्चे पकड़े जाते हैं। सेम वही बच्चे कोचिंग के बाहर पकड़े जाते हैं। कोचिंग के बाहर, कोचिंग खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद कोचिंग के बाहर खड़े होंगे ऐसे गुलाब लेते हुए, नहीं नहीं मैं नहीं ले सकती ये गुलाब, नहीं नहीं ये गिफ्ट मैं नहीं रख सकती अपने पास है ना। नहीं ये घड़ी मैं नहीं ले सकती, नहीं इसको मैं नहीं पहनूंगी मैंने अपनी मम्मी की दी घड़ी पहनी है मैं तुम्हारी दी हुई है महंगी घड़ी कैसे पहनूं, है ना। सो ऐसा होता है कोचिंग के बारे में, हमेशा होता है ना। एंड देन यू नो, लास्ट में जो इंसान का सबसे अच्छा हथियार होता है ना, है ना। प्रीति क्या तुम भी मुझको प्यार करती हो? यस राहुल आई लव यू। फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या? प्रीति क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? यस राहुल आई लव यू, बट फिर आता है वो वर्ड बट। आई लव यू बट ओनली एज अ कोचिंग आउटसाइड विजिटर, नॉट इवन एज अ फ्रेंड। कोचिंग और कई बच्चे बताए कोचिंग में बड़ा दिमाग लगा देते, पूछो कि मैं पूछता हमें कोई पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है कि हमें क्या मतलब जिससे मिलना मिलो, है ना। प्रॉब्लम ये होती है, बाकी पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना। कुछ पेरेंट्स आएंगे, अलग सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ सर बताइए, नहीं नहीं थोड़ा पर्सनल में। फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे जो स्टाफ रूम टाइप का होता है या जो दूसरा रूम होता है, वहाँ जाके आपको पता है कुछ बच्चे बाहर मतलब मिलते हैं आपस में। हाँ ठीक है मिलते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर मतलब लड़का लड़की मिलते हैं सर कोचिंग के बाहर। हाँ तो ठीक है, लड़के लड़की पढ़ने आते हैं तो मिलते हैं। अरे नहीं सर मतलब वो बाइक वाइक से सर मतलब घूमते घूमते हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ऐसे कोचिंग का माहौल बड़ा खराब हो जाता है सर, है ना। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता था कि भाई कि कौन था। फिर अगले दिन पूछता हूँ कौन था? कल जब मेरी क्लास खत्म हो गई थी और मैं अपनी क्लास खत्म करके सीट पे बैठ गया था, तुम कोचिंग के बाहर गई थी, तब कोचिंग के बाहर कौन था? वहां कौन था? हाँ तो बच्चे बड़ा प्यारा आंसर देते हैं, सर मेरे गार्जियन थे। और वो बेचारा राहुल जो इतनी महंगी घड़ी इतने महंगे गिफ्ट गुलाब का फूल लाया, उसको इन्होंने अपना चाचा बना दिया। सर मेरे गार्जियन थे। बेटा गार्जियन तो अच्छा, सर मेरे कजन भाई थे। ठीक है तो कजन भाई, है ना, कजन सिस्टर। गाइज आपने मुझसे पूछा था कि मैं कटरीना कैफ की कौन हूं, तो गाइज मैंने बताया था कि मैं उसकी कजन सिस्टर हूं, है ना। एक तो ये कजन सिस्टर क्या होता है? कजन मतलब ही हो गया कि भाई चाचा मामा की बेटी, है ना। कजन सिस्टर क्या होता है पता नहीं। हाँ कहाँ थे हम लोग? टीचर्स डे पे थे। तो टीचर्स डे पे रहेंगे। आज से प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं होगी, ये आखिरी दिन था। आज से ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी, ये हम लोग प्रण लेते हैं आज से कि ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो पर एग्जाम के बाद होगी। कई लोग कह रहे हैं सर मेरा तो सेशनल अभी है सर, क्लास टेस्ट उसके बाद मतलब सर ये भी तो सर टेस्ट है, तो एग्जाम तो सर इसके बाद मतलब कर सकते हैं मतलब, है ना। अभी आज मेल भी आएगा बहुत से बच्चों का यहाँ पे, वाह 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 थैंक यू थैंक यू। आज कई बच्चों का मेल भी आएगा, सर आई वुड लाइक टू टेल यू, आपने बोला था कि वफा नहीं होगी वफा की बात नहीं होगी। सर तो फिर क्या बेवफाई करें सर, आप क्या सिखा रहे हो? आई वुड लाइक टू टेल यू मिस्टर अलक पांडे, द एजुकेशन यू आर गिविंग इज नॉट अप टू मार्क, है ना। ऐसे करके आज मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो सर मेरा नाम राहुल है, आप मेरे बारे में बैच में क्यों बात करते हो? मेरे मम्मी पापा को बहुत दिक्कत होती है ना। ऐसे आएंगे और भी मेल्स आ जाएंगे, सर आपने बोला कि एग्जाम के बाद होगी, सर मेरा तो पहले से है तो सर उसको क्या करना है ना। बेटा उसको छोड़ देना। सर वो दूसरा वाला? बेटा सबको सबको छोड़ देना है। अब जो भी मोहब्बत होगी भाई एग्जाम के बाद होगी, चाहे तुम्हारी हो चाहे वो हमारी हो। ठीक है अभी सब लोग को एग्जाम पे ध्यान देना है। अपना सेशन 3 महीने खत्म हो गया है, सिलेबस एकदम धुआंधार चल रहा है, टॉपिक एकदम डेप्थ में पढ़ाए जा रहे हैं, डीपीपी मिल रही है आपको, क्लास में भरपूर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भरपूर क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, भरपूर टेस्ट सीरीज है। अगर आप टेस्ट सीरीज में आप जाओ 150 रुपए की है मात्र, अगर आप टेस्ट सीरीज में आप जाओ तो आपको टेस्ट सीरीज में ये दिखेगा कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। क्लास 12 के अंदर और क्लास 11 की में जो अपडेट मिली थी, क्लास 11 के अंदर करीब 50 के आसपास टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, मेरे ख्याल से शायद 53-54 टेस्ट अपलोड हुए हैं क्लास 11 में टोटल। तो पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, उसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेम इज गोइंग विद क्लास 12। आज रात तक शायद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ बहुत सा मटेरियल है, आपके पास डायनेमिक एक्सरसाइजेस हैं लगातार अपलोड हो रही हैं, आपके पास डीपीपीज है, आपके पास लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट है, करने को इतना कुछ है। और ये सिर्फ फिजिक्स की बात हो रही है, अभी केमिस्ट्री मैथ्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, आपके पास इतने सब्जेक्ट है ना कि अभी यार अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है ना, समय आएगा तब ये सब करना। अभी ये सब करोगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो बंदा भी आपको छोड़ के चला जाएगा, बंदी भी लास्ट में छोड़ के चली जाएगी, कोई साथ नहीं देता, मैंने बताया है कोई साथ नहीं देगा। क्या करोगे अभी भाई? अभी क्या आता है? कल को ना नौकरी मिलेगी ना चाकरी मिलेगी, क्या करोगे? छोला भटूरा बेचेंगे बाहर से बढ़िया एकदम, बन मक्खन बेचेंगे, है ना। तो उसको भी भेजो तो क्लास से भेजो, ऐसे भेजो। कल मैं एक चाय वाले का इंटरव्यू देखा था, वो चाय वाला महीने का 15 लाख रुपए अर्न करता है। क्या तो चाय की दुकान खोली है उसने, है ना। तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई, वो एमबीए है तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। क्लियर है बात, है ना। तो जम के पढ़ाई लिखाई करो, राजा बाबू बनो, है ना। और आप लोग क्या बनेंगे? रानी बाबू बनेंगे है ना। तो मेरे सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों इस टाइम पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि
अभी टाइम है बाकी चीजों करने के लिए, अभी कॉलेज लाइफ आनी है, वहां पे मस्ती करना। शुरू किया जाए ये लेक्चर। अब हम तो टीचर हैं, यही बात बोलेंगे, है ना सर आपको क्या पता प्यार क्या होता है? हमने किया है सर, आप क्या जानो, बड़ी सी दाढ़ी लेके गंदे से बाल लेके आप तो पढ़ाते हो मैग्नेट है, यहाँ पे पोल है, ये चार्ज है, नहीं तो ये सब थोड़ी ना होता है सर। चलो शुरू किया जाए, लेट अस स्टार्ट। सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है थोड़ा सा थ्योरेटिकल। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल समझने के पहले हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। ये टर्म्स देखने में कंफ्यूजिंग और एक जैसे लगते हैं, पर आज प्रॉमिस करता हूं कि आज के 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर के बाद आपको ये टर्म्स एकदम अलग अलग समझ में भी आएंगे, दिखाई भी पड़ेंगे, फॉर्मुला भी याद होगा और न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। आई प्रॉमिस यू। बस एकदम शांति से सुनते जाना धीमे धीमे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाला है। और रीजन ये है कि हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो कई चीजों की मुझे आपको फील देनी होगी, आपको समझाना होगा, शांति से एकदम सुनते जाना, ठीक है? फॉर्मुलेस देखते जाना। लास्ट में मैं रिकैप भी लेके आया हूं आज और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स भी लगा दिए हैं और साथ में डीबीबी भी बना दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट आप भूलो नहीं। शुरू किया जाए। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सबसे पहले टुडेस गोल मैग्नेटाइजेशन पढ़ना है आज बच्चों, ये एक टर्म है मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़नी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। सर टर्म्स देख के ही हालत खराब हो गई, धीमे धीमे चबा चबा के पढ़ेंगे। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। साथ में मैं आपको आज परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये सब भी पढ़ाऊंगा। बहुत से टर्म्स आने वाले हैं, बड़ा बड़ा। अगर एनसीईआरटी की हेडिंग देखो तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक टॉपिक है, तो इसको समझेंगे। इसी के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर घुसेंगे। आज कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की भी बात होगी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैटर में आती कहां से है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी मैटर के पास आती कहां से, तो आज इसकी भी बात होगी। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आज देखते हैं कि मैग्नेटिज्म का बर्थ कैसे हुआ मटेरियल्स के अंदर। अर्थ मैग्नेटिज्म देखा हमने पिछले लेक्चर में, उसका हम लोगों ने रीजन देखा कि भाई कोर में क्या होगा, हॉट मोल्टेन लिक्विड होगा जिसके अंदर क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे जो अर्थ के साथ रोटेट कर रहे होंगे, उससे एक करंट लूप बनेगा, करंट लूप से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे आती है, ठीक? आज वी ऑल नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ट्रू? ओके, मैटर एटम से बना है, छोटे छोटे, यानी जो भी कहानी है वो एटॉमिक लेवल पे होगी। अच्छा, दूसरी बात, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट कंस्टिट्यूट्स अ करंट लूप। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अगल बगल चक्कर काटेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो करंट का डायरेक्शन शायद इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अगल बगल, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अगल बगल, तो हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो जाएगा, which is the current is opposite to the direction of motion of electron। ठीक है, अब जो करंट कैरिंग लूप है तो क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट दिखेगा, एक करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखते हैं, दिस करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बच्चों ये जो करंट लूप है, ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया भाई। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट बनेगा, और करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। बच्चों क्योंकि ये एटम के अंदर डाइपोल बना है, इसका नाम रख देते हैं एटॉमिक डाइपोल। कैसे बनेगा डाइपोल, जरा देखें। इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहे हैं तो करंट इनके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ले लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकलेगा इससे, भाई ये मैग्नेटिक डाइपोल है कि नहीं, करंट लूप इज द करंट लूप, दिस करंट लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा बच्चों, इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कैसे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, ये आया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। फिंगर्स को कर्ल किया करंट डायरेक्शन में, ये आया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये बच्चों बन गया एटॉमिक डाइपोल। बनेगा कि नहीं यार, क्या बन गया, एटॉमिक डाइपोल। तो बच्चों एटॉमिक डाइपोल किसकी वजह से बनता है, करंट की वजह से बनता है, और करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसका डायरेक्शन कैसे बनाया, सभी को समझ में आया, फिंगर्स को कर्ल किया और ऐसे। और बच्चों अगर मैं बोलूं कि ये एक एटॉमिक डाइपोल है तो ये बताओ इसका साउथ कहां पे है और नॉर्थ कहां पे है, इसका साउथ कहां पे है और नॉर्थ कहां पे है, भाई ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती हैं, मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ होती हैं बच्चों। तो ये क्या बन गया हमारा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, सभी बताया, ये क्या बन गया हमारा, एटॉमिक डाइपोल बन गया। ऐसे बनाएंगे बच्चों एटॉमिक डाइपोल। बच्चों आज के लेक्चर में हम एटम्स को गोल गोल बनाने की जगह एटम्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आज हमको एटम का कौन सा एस्पेक्ट देखना है, मैग्नेटिक एस्पेक्ट। बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल। क्लियर है, एटॉमिक डाइपोल किसकी वजह से बना, सभी को क्लियर है, किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की। बड़ा सिंपल सी कहानी थी कि सभी मैटर किससे बने होते हैं, वी ऑल नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बन गया। बच्चों करंट बना तो करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल। अब बच्चों इस मैग्नेटिक डाइपोल को हम एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सुख सुख, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल की सुख, और बच्चों यहां साउथ यहां नॉर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एटम्स की जगह क्या दिखाएंगे, आज के लेक्चर में हम एटम्स की जगह क्या दिखाएंगे, एटम्स की जगह हम इसको शो करेंगे आज के लेक्चर में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों यहाँ पे एक और थ्योरी आ गई, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू। मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, ऊपर से इसलिए पढ़ाया बच्चों क्योंकि इसकी रियल थ्योरी आप तब पढ़ोगे जब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लोगे फिजिक्स का या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लोगे फिजिक्स का। ये इतनी भी हल्की बात नहीं जितना ऊपर से हम दिखा रहे हैं। एक्चुअल में बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम होता है, असल में जो एटम का डाइपोल बनता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने की वजह से नहीं बनता है। वो किसकी वजह से बनता है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो वही हो गया, इलेक्ट्रॉन का गोल गोल घूमना, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बना। दूसरा, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे स्पिन भी करते रहते हैं। भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहा है ऑर्बिटल। स्पिन मोशन क्या हो गया बच्चों? मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी ही एक्सिस पे क्या करता रहता है? लगातार घूमता रहता है। स्पिन मोशन बच्चों, इस स्पिन मोशन से भी करंट बनेगा, इस एंगुलर मोशन से भी एक करंट बनेगा, उस करंट की वजह से भी यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक्चुअल में जो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से भी है और इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन से भी है। ऑर्बिटल से भी है और यहाँ पे देखो स्पिन भी कर रहा है। और बच्चों तीसरा, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस की वजह से भी है। अब सर न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आ गया? न्यूक्लियस तो सर घूमता नहीं, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, अपनी जगह पे स्टेशनरी है, तो न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है? बच्चों न्यूक्लियस किससे बना होता है? मुझे ये बताओ, ये जो न्यूक्लियस होता है ये किससे बना है बच्चों? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल तो है नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने होते हैं? क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से। अब क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स क्या करते रहते हैं? स्पिन मोशन करते हैं। क्या करते हैं? स्पिन मोशन। क्या करते हैं? स्पिन मोशन। और उसकी वजह से बनता है एक और मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस भी होगा, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये आप कब पढ़ोगे? अंडर ग्रेजुएट फिजिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स में अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। अभी नहीं पढ़ना है। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन बच्चों, यहां से जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई, इससे और इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई वो बहुत छोटी आई। भाई प्रोटॉन भी क्या करेगा? स्पिन करेगा, और न्यूट्रॉन मतलब इसके अंदर पार्टिकल स्पिन करेंगे, मैंने ऊपर से दिखा दिया। इनके पास भी क्या होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम से बनेगा मैग्नेटिक मोमेंटम। एक लेक्चर मैंने आपको दिखाया था ना कि एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या जुड़ा होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम जुड़ा होता है। दिखाया था कि नहीं? m/l = q/2m, याद है? खैर एनीवेज, आप इतना समझो कि भाई इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और वो भी बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, और अंदर पार्टिकल्स के एलिमेंट्री क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स वो स्पिन कर रहे हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है बच्चों, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है वो इन तीन फैक्टर से है, पर हम सिर्फ इसी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आई वो बहुत ज्यादा है और इनकी वजह से बहुत कम है। But only first is the major contributor for magnetic moment of an atom. First is the major contributor. इसी से सारा का सारा मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। बच्चों वही डायग्राम फिर से बना है, दिमाग को फिर से रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो करंट इस तरफ बन जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया और ये बन गया डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अ करंट लूप बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका डायरेक्शन हम दे सकते हैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करके, थंब से मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। ये क्या है बच्चों? इसको आज से हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक डाइपोल। इसको आज से हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक डाइपोल। ठीक है, तो बात साफ है कि जिसके पास होगा एटॉमिक डाइपोल वो बन जाएगा मैग्नेट। जिसके पास जिसके एटम्स में डाइपोल होगा, जिसके एटम्स में डाइपोल होगा वो बन जाएगा मैग्नेट। अब सवाल आता है सर कि सभी एटम के पास एटॉमिक डाइपोल होगा? सभी एटम के पास एटॉमिक डाइपोल होगा तो सभी को मैग्नेट बन जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ये जो स्टाइलस है, ये जो मार्कर है, जो भी है, इसको मैग्नेट होना चाहिए, स्मार्ट बोर्ड को मैग्नेट होना चाहिए, हमको मैग्नेट होना चाहिए, इस कैमरे को, सब कुछ मैग्नेट होना चाहिए, क्योंकि सबके पास एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूमने से करंट कैरिंग लूप व्हिच बिकम्स मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये सारी चीजें मैग्नेट क्यों नहीं है सर? फिर तो इसको समझते हैं बच्चों। ये तो क्लियर है कि एटॉमिक डाइपोल से ही मैग्नेटिज्म मिलेगा, एटॉमिक डाइपोल से ही मैग्नेटिज्म मिलेगा, ये तो हम श्योर हो गए। ठीक है, अब जरा कहानी आगे सुनते हैं। कॉज ऑफ डायामैग्नेटिज्म, बच्चों डाया मतलब कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, एंड पैरामैग्नेटिज्म मतलब थोड़ी सी मैग्नेटिज्म है, प्लस फेरोमैग्नेटिज्म मतलब तगड़ी मैग्नेटिज्म है। बच्चों तीन टर्म्स हैं जिनको अगले लेक्चर में इन डिटेल जाना, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। कॉज ऑफ डाया, डाया मतलब कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, पैरा, पैरा मतलब थोड़ी सी मैग्नेटिज्म है, फेरो मतलब बहुत तगड़ी मैग्नेटिज्म है। ठीक है, कॉज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म जरा समझते हैं। अब इनका डिफरेंस तो आज नहीं बता पाएंगे, ये तो अगले लेक्चर में, जरा समझते हैं बच्चों। इन सर्टेन मटेरियल्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। भाई आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या कर रखा है? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपने देखा है कई बार ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी एक मटेरियल बनाया, ये उसकी ऑर्बिटल है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, अब बच्चों ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बना है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। जरा इसका फील लेते हैं, जरा इसका फील लेते हैं, ये ऐसे क्या बना है, जरा ध्यान देना बच्चों। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं? क्या उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होता है? ये ऐसे बना है, मतलब हम क्या ये सोच सकते हैं, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, करंट ऐसे, ये ऐसे बना। और बच्चों जो दूसरा वाला है, सेकंड वाला है, वो ऐसे बना है। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, इसको मैग्नेटिक मोमेंट जैसा देखो, एटॉम, इसको डाइपोल जैसा सोचो, मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये कैसे जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में,
और मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। बच्चों एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे को क्या करेगा, यहां पे कैंसिल आउट कर देगा। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैंसिल ईच अदर, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। बच्चों यहां पे मान लो प्लस हाफ, यहां पे मान लो इसको आप स्पिन बोलते थे, स्पिन नंबर। यहां बच्चों नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना है, जीरो आना है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। बच्चों ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक। तो जहां पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, इनके पास कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं होगा, दे हैव नो एटॉमिक डाइपोल। भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो दे हैव नो एटॉमिक डाइपोल। भाई साहब अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो गोल गोल घूमता और उसकी वजह से क्या बन जाता, मैग्नेटिक मोमेंट। अब दो हैं अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, हेंस देयर इज नो एटॉमिक, एटम डाइपोल की तरह नहीं बन पाया। एक ने कहा ऐसे डाइपोल बनाएंगे, एक ने कहा ऐसे बनाएंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इसको डायामैग्नेटिक। आगे बढ़ते हैं। इन अदर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। अब कई में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। यहां मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, एलिमेंट है, जिसके जो एटम्स हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास भाई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, कैंसिल ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पे बच्चों जो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक डाइपोल एग्जिस्ट करेंगे। बच्चों ऐसे मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक भी बोलते हैं और फेरोमैग्नेटिक भी बोलते हैं। पैरा तब होता है जब कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, फेरो तब होता है जब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक अप्रोच है, समझाने की भी दूसरी अप्रोच भी आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक बहुत फंडामेंटल सी अप्रोच है जो सबको बताई जाती है क्लास 11th ऑनवर्ड्स। बहुत छोटी सी अप्रोच है कि जहां पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, मेरे को इतनी ज्यादा पता नहीं, थोड़ा बहुत तो पता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि हमने जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और बच्चों जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरा भी हो सकता है और वो फेरो भी हो सकता है। ठीक, खैर फिजिक्स में हम लोग इस अप्रोच के साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। फिजिक्स में हम अप्रोच अपनी और अच्छी करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और डीप में जाएंगे। अभी भी हमने ऊपर ऊपर से ये पढ़ा। तो बच्चों ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं जिनके पास एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल्स। आज का हमारा सारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स पे होगा। हम आज इनकी बात अब नहीं करने वाले। तो क्या हर मटेरियल मैग्नेटिक होता है? नहीं। जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसके एटम्स में, उनके एटम के पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता तो उनके पास एटॉमिक डाइपोल नहीं बनते। जहां अनपेयर्ड है वहां एटॉमिक डाइपोल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंसीडर अ सैंपल ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल व्हिच कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एटम। बच्चों ये कैसा मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके पास बच्चों क्या है, एटॉमिक डाइपोल्स हैं। ये क्या दिख रहे हैं, एटॉमिक डाइपोल्स। अभी बच्चों एटॉमिक डाइपोल्स क्या है, इसके रैंडमली अलाइंड हैं। आज हम एटम्स नहीं दिखाएंगे सैंपल के अंदर, हमने बोला ना आज हमने बोला ना कि आज हम एटम्स नहीं दिखाएंगे ऐसे गोल गोल, एटॉमिक डाइपोल दिखाएंगे। तो बच्चों इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स क्या हैं, रैंडमली अलाइंड है, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में। और बच्चों ये रैंडमनेस बढ़ जाएगी विथ, ये रैंडमनेस बढ़ जाएगी विथ, ये रैंडमनेस बढ़ जाएगी विथ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, दिस इज नॉट डन। ये रैंडमनेस बढ़ जाएगी विथ टेम्परेचर। एकदम सही बात है बच्चों, ये जो रैंडमनेस है, ये रैंडमनेस एकदम सही बात सभी ने बताया, रैंडमनेस है, ये इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ। अब बच्चों जब ये रैंडमली अलाइंड है तो किसी एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। भाई ये बोल रहा है साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ, ये कह रहा है साउथ यहाँ नॉर्थ, ये कह रहा है साउथ यहाँ नॉर्थ यहाँ। तो बच्चों आप किसी भी मटेरियल का, आप चाहे वो मैग्नेटिक हो चाहे वो नॉन मैग्नेटिक हो, आप उसका एक सैंपल उठा लो। फेरोमैग्नेटिक नहीं होनी चाहिए, फेरोमैग्नेटिक कहानी थोड़ी डिफरेंट है। फेरोमैग्नेटिक कहानी थोड़ी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में आएगा, फेरोमैग्नेटिक कहानी थोड़ी अलग है। अगर आप इसका कोई छोटा सा सैंपल उठा लो, आप इसका एक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर उठा लो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो बच्चों इसके अंदर आपको रैंडमली अलाइंड डाइपोल्स मिलेंगे। और बच्चों देखने को ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी जीरो है। These are not permanent magnets. These are not permanent magnets में ऐसा नहीं होता, उनकी कहानी अलग है, उनके लिए एक डोमेन थ्योरी आती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। ये परमानेंट मैग्नेट्स नहीं, परमानेंट मैग्नेट्स की बात करो तो उनके लिए अलग कहानी है। नॉर्मली हमने बताया नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो। बच्चों रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन डाइपोल्स को किसी ने सही दिशा में अलाइन नहीं किया। हाउ कैन यू अलाइन डाइपोल्स, आंसर, हाँ ये बोर्ड्स में है। हाउ कैन यू अलाइन डाइपोल्स, आंसर, हाउ कैन यू अलाइन डाइपोल्स, डाइपोल्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे अलाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। बच्चों अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो क्या होगा, सभी डाइपोल पे क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा। अगर आप यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो सभी डाइपोल पे क्या लगने लगता है, टॉर्क। और वो टॉर्क बच्चों क्या, उसका सबसे मेन पर्पस क्या होता है, टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का पर्पस क्या होता है, टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आने पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर ये डाइपोल मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो और ये डाइपोल उसके अलॉन्ग अलाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, डाइपोल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी माइनस mv cos जीरो, यानी माइनस mv मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में भाई साहब ये किसमें होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो सभी डाइपोल उसके साथ अलाइन हो जाते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसको अलाइन कर लेगी अपने डायरेक्शन में, तब सभी सेम दिशा में हो जाएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। In the absence of an external magnetic field, the magnetic moments या atomic dipoles, magnetic moments या atomic dipoles are randomly oriented, बच्चों किसी भी दिशा में oriented हैं, and net magnetic moment is still zero, net magnetic moment अभी भी जीरो हो रखा है, अभी भी जीरो हो रखा है। When this sample is kept in an external magnetic field, torque acts on atomic dipoles या magnetic dipole and tries to align dipole in the direction of the applied field। जरा इसका फील लेते हैं। मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल दिशा में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं और मान लो यहां पे एक डाइपोल ऐसे है, ठीक है, यहां नॉर्थ यहां साउथ, जैसा भी बनाना हो, एक ऐसा बना लो। आप सभी को देखोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ आना चाहेंगे, एक ऐसे एक ऐसे। बच्चों अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं इसकी, तो इस पे फोर्स इधर लगेगी, इस पे फोर्स इधर लगेगी, यस और नो, सुक, देखो अलाइन हो गया। इसकी बात करें बच्चों तो नॉर्थ पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पे अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, सुक, ये भी अलाइन हो गया। सो बच्चों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इन डाइपोल्स को देखो, नॉर्थ पे इधर लगी, साउथ पे अपोजिट, नॉर्थ पे इधर, साउथ पे, सुक सुक, इसको भी इधर अलाइन, इसको भी इधर अलाइन, क्या कर देगी, अलाइन कर देगी इन इट्स ओन डायरेक्शन। व्हेन दिस सैंपल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्ट करेगा बच्चों इस पे ऑन एटॉमिक डाइपोल एंड ट्राइज टू अलाइन डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये हो जाएगा बच्चों। अगर हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है, अगर हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है, तो बच्चों सारे डाइपोल्स उसके साथ अलाइन हो जाएंगे। बच्चों इस केस में आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि इस केस में ये रहा डाइपोल एम वेक्टर और ये रहा मेरा बी वेक्टर, है कि नहीं बच्चों। एम वेक्टर बी वेक्टर सेम दिशा में, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, यू हो गया माइनस एम बी कॉस जीरो, यानी यू की वैल्यू माइनस एम बी आ गई, और बच्चों ये वैल्यू कैसी हो गई, मिनिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब हम कहां पहुंच गए हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। क्लियर एकदम, कहां हाँ सभी को क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं, चलो वापस से। हाँ तो वापस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। हाँ क्लास होगी एकदम बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं, क्लास नहीं बंद होगी, आ जाए सभी लोग। सर ने कर दी जुगाड़ सही बात है।
वेलकम बैक आप सभी को। चलो आगे बढ़ा जाए। नहीं छुट्टी नहीं हुई है, कोई छुट्टी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। हेलो 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 हेलो, हाँ ऑल फाइन। आगे सभी लोग, लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे सारे डाइपोल्स क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमको मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और भाई क्यों अलाइन, मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ चुका है ना। अब हमने बोला नाउ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो। तो बच्चों हम लोग को डाइपोल मोमेंट लाने के लिए, नेट मैग्नेटिक मोमेंट लाने के लिए क्या चाहिए होती है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल्स अलाइन हो गए। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आई द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज मोर एट स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, अब एक्चुअली एच मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी होती है, अभी समझेंगे इसको आगे। जितनी स्ट्रॉन्ग आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतने ज्यादा आपके डाइपोल्स अलाइन होंगे। ठीक है। दूसरा लो टेम्परेचर, बच्चों टेम्परेचर आप जितना कम रखोगे अलाइनमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं यहां से, ये बात क्लियर हो गई, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा अलाइनमेंट, और जितना कम टेम्परेचर उतना ज्यादा अलाइनमेंट। भाई ये तो समझ में आ गया ना, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा अलाइनमेंट। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, एम बी साइन थीटा। आप देखो ध्यान से, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा टॉर्क होगा। क्लियर? चलो अब आ गए हम लोग नए टर्म पे बच्चों। अब लेक्चर स्टार्ट हुआ है काफी देर बाद, मैग्नेटाइजेशन, ये हमें पढ़ना था बच्चों। एक नया टर्म है मैग्नेटाइजेशन, डिनोटेड बाई वेक्टर आई, स्केलर नहीं, वेक्टर आई, मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है बच्चों मैग्नेटाइजेशन? मान लो ये सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए हैं, अब इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया होगा। मान लेते हैं इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है, मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है कैपिटल एम। और बच्चों ये जो सैंपल हमें मिला है, मान लेते हैं इस सैंपल का वॉल्यूम है कैपिटल वी। देन मैग्नेटाइजेशन यानी कितना मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजेशन मतलब कितना मैग्नेटाइज हुआ पूरे मटेरियल में, पूरे मटेरियल में कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं आई इज इक्वल्स टू वेक्टर एम, वेक्टर आई इज इक्वल्स टू वेक्टर एम अपॉन वी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। आई वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वेक्टर अपॉन वॉल्यूम। बच्चों मैं आपसे यूनिट्स ऑफ आई पूछूं, यूनिट्स ऑफ आई निकाल सकते हैं आप? क्या हो जाएगा भाई, ऊपर एम की यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या यूनिट होती है, सभी को पता है मैग्नेटिक मोमेंट की क्या वैल्यू होती है, क्या यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की क्या यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। और बच्चों नीचे वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर। यूनिट्स ऑफ आई एम्पियर पर मीटर, और फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों मैग्नेटाइजेशन बताता क्या है, मैग्नेटाइजेशन बताता क्या है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हमें बताता क्या है, आई वेक्टर बताता क्या है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना मैग्नेटाइज हुआ, ये बताता है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा आई की वैल्यू उतनी ज्यादा आ जाएगी। क्लियर है? व्हाट इज आई, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? क्लियर है? यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर पर मीटर। जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ उतनी ज्यादा आई की वैल्यू। अच्छा बच्चों एक सवाल आ गया, फॉर द बार मैग्नेट शो हियर फाइंड मैग्नेटाइजेशन। भाई मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, आपको मैग्नेटाइजेशन पता लगाना है। बच्चों व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम रखना है। बच्चों इसका हमें आई निकालना है। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू 12, m इंटू 12, और बच्चों इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, यानी 12 इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m इंटू 12, वॉल्यूम कितना है 12 इंटू एरिया, 12 12 कैंसिल, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, m बटे ए। बच्चों ये करंट नहीं है, ध्यान दें, दिस इज नॉट करंट, दिस इज नॉट करंट, कितना आया m बटे ए। क्लियर है सभी को, m बटे ए, क्लियर, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। एक और सवाल क्या है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ पैरामैग्नेटिक। देखा मैंने कहा ना ये सारी कहानी किस पे लगती है, बेसिकली पैरामैग्नेटिक लगती है। फेरोमैग्नेटिक की डोमेन थ्योरी अलग है, डायामैग्नेटिक के अंदर एटॉमिक डाइपोल होते नहीं है, सारी कहानी पैरामैग्नेटिक की है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ पैरामैग्नेटिक गैस इज इतना, एक मॉलिक्यूल का, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इतना, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इट इज इतना, द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों आई वेक्टर की बात कर रहे हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द गैस विल बी। भाई आई के लिए हमें क्या चाहिए, आई के लिए हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। अब भाई एक बात बताओ,
क्या बोल रहे हैं, ईच मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी दिए हैं। अच्छा, अगर हम इसमें बच्चों कंसिडर कर लें, लेट अस कंसिडर 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस, हमने कितना कंसिडर किया, 1 मीटर क्यूब गैस का, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन इट इज इतना पर मीटर क्यूब। अगर हमने बच्चों 1 मीटर क्यूब कंसिडर किया तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर डाइपोल, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इतना, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब दे रखे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, 2 इंटू 10 टू द पावर 26। और बच्चों एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे कितना हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स हैं यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, 2 इंटू 10 टू द पावर 26, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल क्या है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -23, है ना। तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 10 की पावर 26, 10 की पावर -23 कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों ये कितने वॉल्यूम में है, ये कितने वॉल्यूम में, हमने कितना वॉल्यूम कंसीडर किया है, 1 मीटर क्यूब। अब आप आई निकाल सकते हो, आई इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट 3 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर। क्लियर, सभी का आ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर मीटर। अब ये चीज क्लियर हो गई सबको, अभी सबको क्लियर हो गई। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, कि कितना ये मैग्नेटाइजेशन, सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए। अब ये टोटली कितना मैग्नेटाइज है, मैंने कहा सब अलाइन हो गए, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m है, इसका हमने वॉल्यूम मान लिया कितना है, v है। सो I क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। भाई आपने एक सैंपल लिया, उसके अंदर बहुत सारे डाइपोल्स अलाइन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐसे, सबका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका अपना मैग्नेटिक, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट मैंने माना m और टोटल वॉल्यूम माना v। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। अब जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका मतलब उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज हो गया। जैसे आपके पास बड़ा सा सैंपल रखा है, आपने उसके अंदर से 1 मीटर क्यूब निकाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, ऐसे निकाला, आपने कहा इसमें कितना मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है मतलब ये मटेरियल बहुत तगड़ा मैग्नेटाइज हो गया है। तो ये आपको आइडिया देता है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ मटेरियल। क्लियर, क्लियर, आई इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक कहानी और लिखी है, मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेस नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। अब सुनो, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये क्या बोल, बच्चे डायरेक्शन पूछ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे तो अभी आप देखो, यहाँ पे सिर्फ इसका स्केलर वैल्यू दी है, अगर डायरेक्शन निकालना होगा तो आई वेक्टर इज अलोंग एम वेक्टर, ये है अगर आपको वेक्टर फॉर्म में देखना है, पर यहाँ पे तो भाई सिर्फ स्केलर वैल्यू पूछी है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेस नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ये क्या बोल रहा है, देखो पहले डाइपोल्स थे, इधर उधर लाइन थे, मैग्नेटिक फील्ड लगी, मैग्नेटिक फील्ड लगने से ये सब एक डायरेक्शन में आ गए। अब बच्चों जब ये एक डायरेक्शन में आ गए तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग गए, ये सब एक डायरेक्शन में आ गए। यहाँ पे इसका साउथ, इसका नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, समझ रहे हैं, साउथ नॉर्थ ऐसे ऐसे होने लगा, पीछे साउथ आगे नॉर्थ, पीछे साउथ आगे नॉर्थ, सभी का सभी के साथ यही कहानी है, यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ। अब बच्चों मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, कहां से कहां होती है, साउथ से नॉर्थ, यानी ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो ये अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाना। भाई बात सुनो, बात सुनो, इनको बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटाइज किया, इनको बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ने अलाइन किया, मैग्नेटिक फील्ड लगी बाहर से, सारे टॉर्क लग के सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए, अलाइन हो गए, अलाइन हो गए, सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए। और जब ये अलाइन हो गए तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो यही लिखा है मैग्नेटाइजेशन आई इंक्रीजेस नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। पहले तो क्या हुआ, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से ये ऐसे पड़ा हुआ था, कोई ऐसे पड़ा था, कोई ऐसे पड़ा था, कोई ऐसे, सब इधर पड़े थे, मैग्नेटिक फील्ड आई सबको जगाई, बोले चलो सभी लोग एक लाइन में लग जाओ, सभी एक लाइन में लग गए, झक 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 ऐसे। अब भाई क्या है, ये इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये सब छोटे छोटे क्या बन गए, छोटे छोटे मैग्नेट बन गए, छोटे छोटे मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल छोटे छोटे, और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गए, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। आफ्टर अलाइनमेंट या ऑन अलाइनमेंट लिखते हैं, आफ्टर क्या चलता रहेगा प्रोसेस साथ साथ में, ऑन अलाइनमेंट
द मैग्नेटिक डाइपोल्स प्रोड्यूस देयर ओन magnetic field which increases net magnetic field क्लियर है? यहां कोई बच्चा बंगाली में भी लिख रहा है, बेटा मैं बांग्ला नहीं समझ पाता, क्लियर है? which increases net magnetic field, ये डाइपोल अलाइन हो गए साउथ से नॉर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग गए, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे बढ़ गई है। पहले तो ये मैग्नेटाइज हुए, एक लाइन में आए और इन्होंने अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। भाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी बाहर से, ये अप्लाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड, और इन्होंने अंदर अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना दी। अप्लाइड के अंदर नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, अंदर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आया नया टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक और टर्म आ गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। पहले क्या था? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन बताता है कि कितना मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजेशन बताता है कितना डाइपोल्स अलाइन हुए, कितने डाइपोल ऐसे हो गए, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटाइज हुआ। अब आ गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये क्या है जरा समझते हैं। कंसीडर, देखो इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ता है। कंसीडर अ सोलिनॉइड कैरिंग अ करंट आई एंड अ सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन इट। यहां पे हमारे पास एक सोलिनॉइड है बच्चों, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इसमें मान लो कोई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट बता रहे हैं ये? आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब बच्चों इसके साथ अंदर एक आयरन कोर भी रख दिया है, एक आयरन कोर भी रख दिया। अब सुनो जरा ध्यान से, बात इंपॉर्टेंट आने वाली। अभी तक क्या पढ़ा था कि मटेरियल के अंदर डाइपोल्स अलाइन होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं कि कितना मैग्नेटाइज हुआ ये मटेरियल। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड हियर is due to two factors, यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको मैं बी नेट बोल दूं, वो दो फैक्टर्स की वजह से है। कौन कौन से? पहला एक्सटर्नल फैक्टर, यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनी है दो फैक्टर से। पहला इस करंट की वजह से, पहला तो इस करंट की वजह से, सोलेनॉइड में करंट दौड़ाओगे म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड में करंट दौड़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी म्यू नॉट एन आई। तो एक तो इसकी वजह से एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जो बाहर से करंट लगाया, एक्सटर्नल फैक्टर ड्यू टू करंट, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, जैसे यहां पे करंट की वजह से। बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, या उसी का नाम रखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि ये मैग्नेटाइज कर रही है। भाई साहब करंट ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही, करंट ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे जा रहा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, करंट ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मटेरियल के अंदर डाइपोल्स को अलाइन कर देगी। ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मटेरियल के अंदर डाइपोल्स को अलाइन कर देगी, और डाइपोल्स अगर अलाइन हो गए तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेंगे। अभी आपने देखा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो दूसरा जो फैक्टर है बच्चों वो है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल। अब बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने? बात समझ में आई क्या? मैंने बोला कि यहां पे हमारे पास एक सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया, इसके अंदर। अब क्या हुआ? मतलब जब ये करंट फ्लो करेगा तो क्या ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। हमने करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल किया, ये थंब से मैग्नेटिक फील्ड आई। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई? एक्सटर्नल फैक्टर ने बनाई। एक्सटर्नल फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस फैक्टर को हमने क्या बोला? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल H। दूसरा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो डाइपोल्स अंदर अलाइन हो जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी? ऐसे, करंट ऐसे इसमें बाहर की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है ये। हाँ। अब ये जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनी तो डाइपोल्स इधर अलाइन होंगे, और जैसे ही डाइपोल्स अलाइन होंगे वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसको हमने बोला इंटरनल फैक्टर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इनसाइड मटेरियल कैपिटल I।
मैं बोल रहा हूं द नेट मैग्नेटिक फील्ड हियर इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। ये बात क्लियर होना जरूरी है। बताओ अभी क्लियर हुई? बताओ अभी क्लियर हुई? अभी क्लियर हुई? दो बातें हैं। हाँ एच वेक्टर, एकदम सही बात, एच वेक्टर है। दो बातें हैं यहां पे, दो बातें हैं। मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसके अंदर क्या डाला, सॉफ्ट आयरन कोर डाला। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फिर समझते हैं। हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसमें करंट मान लो ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, ये करंट है इसमें, ठीक है? ठीक है ना, अभी समझो आराम से। अच्छा मैंने कहा भैया यहां पे जो द नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, द नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नेट जो होगी यहां पे इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, इज ड्यू टू टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर मैंने बोला एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। भाई म्यू नॉट एन आई बनाएगा कि नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सटर्नल फैक्टर का नाम रखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वेक्टर एच से रिप्रेजेंट किया, या इसी का नाम रखा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल सकते हैं। अब सुनो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यों बोला, भाई फील्ड है ऐसे नहीं रखा गया नाम, नाम के पीछे रीजन है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड नाम सूट करता है इसको। कैसे भाई, करंट फ्लो करेगा, आप करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, जितनी बार पढ़ोगे उतना मजा आएगा इसमें। करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है ना, सभी को करंट दिख रहा है क्या, सभी को करंट दिखाई पड़ रहा है? करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो मेरे साथ, चलो करंट डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया। मैग्नेटिसिटी करंट नहीं है बच्चों, एक फैक्टर है, एक नया टर्म है, डिफाइन किया गया है, करंट नहीं है बच्चों, ये एक नया टर्म है बच्चों। इसकी यूनिट आप देखो, यूनिट जो है इसकी यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर। जो आई की यूनिट थी वही इसकी यूनिट, नया टर्म है, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड है ना ही ये करंट है, एक नया टर्म है, डिफाइन किया गया है, एक नया टर्म है ये। अब देखो वापस आओ, हमने बोला कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो एच मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक फैक्टर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एच खुद मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हो रहा है कंफ्यूज, मुझे पता है, पहली बार इस में और कोई कंफ्यूज, और ज्यादा मैं बढ़ा दूंगा तुमको समझ नहीं आएगा। एच मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये अपनी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा अब देखो हमने करंट डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल की, ये बनी मैग्नेटिक फील्ड, ये बनी मैग्नेटिक फील्ड, ये बनी मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अंदर के डाइपोल्स अलाइन होने लगेंगे। भाई साहब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुई यहां डाइपोल्स का अलाइनमेंट स्टार्ट हो गया, डाइपोल्स अलाइन होने लगे किस डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ, ऐसे इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, मेरे ख्याल से इसी डायरेक्शन में। तो इसको हमने बोला सेकंड इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर क्या है, इंटरनल फैक्टर क्या है, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और इस फैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन से, कि कितना मैग्नेटाइज हुआ। अब दोनों की मीनिंग समझ में आएगी, मैग्नेटाइज इसने किया और ये मैग्नेटाइज हुआ। मैग्नेटाइज किसने किया, करंट ने, और उसकी वजह से मैग्नेटाइज कौन हुआ अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर। पर मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों ने बना दी, ये मैग्नेटाइज करते वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड बनाए और जब कोर मैग्नेटाइज हो गई तो उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब समझ में आया, अब समझ में आया, अब समझ में आया, अभी क्लियर हुआ है? हाँ मतलब एच के बिना काम नहीं चलेगा, एकदम सही बात है, एच के बिना काम नहीं चलेगा, एच ही मेन है। एच आएगा तो आई आएगा, वरना आई भी नहीं रहेगा, एच है तो आई है। क्लियर है? ये करंट कैरिंग की वजह से एच बना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से कौन मैग्नेटाइज हुआ, अंदर रखा आयरन कोर। आयरन कोर जैसे ही मैग्नेटाइज हुआ उसकी भी क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। आयरन कोर जैसे ही मैग्नेटाइज हुआ उसकी भी क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वाले फैक्टर की वजह से भी है, इस करंट में से, और अंदर जो डाइपोल्स अलाइन हुए हैं उसकी वजह से भी है। तो बच्चों जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई, दोनों को, एच प्लस आई, एच प्लस आई दोनों के ऊपर। एच मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, एच मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में आते ही डाइपोल अलाइन हो गए। डाइपोल अलाइन होने के बाद वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, विच इज प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? बी नेट इज प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई। बच्चों इसको हमने जब कांस्टेंट लगाया तो हमने देखा बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नॉट एच प्लस आई। क्लियर? एग्जाम्पल से ही तो बताया, कह रहे एग्जाम्पल से बताओ, सबसे तगड़ा एग्जाम्पल यही तो था, यही तो एक एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल से ही तो बताया कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक करंट कैरिंग वायर हो गया, एक उसके अंदर सोलेनॉइड हो गया, सॉरी बार मैग्नेट हो गया।
करंट कैरिंग वायर क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट के डाइपोल्स अलाइन हो गए, जैसे ही अलाइन हो गए वो भी क्या बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो H की वजह से भी है और अंदर बनने वाले डाइपोल्स की वजह से भी है। क्लियर? क्लियर? चलो अब आया नया टर्म मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ये आसान है, ये आसान है, ये आसान है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। बोलो यस और नो। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल, कितना मैग्नेटाइज होगा, जो आई वेक्टर है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल जो आई वेक्टर है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, एच फैक्टर से। एच जितना ज्यादा होगा आई भी उतना ज्यादा होगा, यही बात है। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, मोर इज द मैग्नेटाइजेशन आई। तो बच्चों इसको हमने बोला कि भाई जितना ज्यादा आप एच लगाओगे, खेल तो यही है ना, हाँ, आप जितना ज्यादा करंट दौड़ाओगे, इन शॉर्ट आप जितना ज्यादा भाई साहब करंट दौड़ाओगे उतना ज्यादा एच होगा। अब बच्चों जितना ज्यादा एच होगा, एच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अंदर डाइपोल्स अलाइन होंगे, उतना ज्यादा अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स होगा। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइज कर रहा है। अब जितना ज्यादा एच होगा उतने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे, और जितने ज्यादा डाइपोल्स अलाइन होंगे उतनी ज्यादा वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, यानी उतना ज्यादा आपका आई होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, है ना। एच जितना ज्यादा, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स उतना ज्यादा, मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा, यानी कि मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा, आई भी उतना ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं बच्चों हमारे पास जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, लगा जीटा। क्या लगा? जीटा। क्या लगा? जीटा। क्या नाम है इसका? जीटा। इसी को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। बच्चों आई की यूनिट एम्पियर पर मीटर, एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर, मतलब बच्चों दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है सारी कहानी? अभी क्लियर है? क्लियर है? डायमेंशन एकदम क्लियर हुई बात सारी, मोल फ्रैक्शन नहीं है ये। यहां तक क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू जीटा एच। बच्चों बहुत सिंपल है, मैं एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुने कमेंट को छोड़ के। मेरे पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और उसके अंदर मैंने एक बार मैग्नेट डाल दिया। अब मैंने कहा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी है। अब मैंने कहा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर एक बार मैग्नेट डाल दिया। अब मैंने पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? यस, बिल्कुल बनाएगा। एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड ने बनाई। जैसे ही करंट कैरिंग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस मटेरियल के अंदर के डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट ऐसा है, करंट देखो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, बाहर की तरफ डाइपोल्स अलाइन होना स्टार्ट हुए। जब डाइपोल्स इधर अलाइन हो गए तो इन्होंने भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई। डाइपोल मतलब क्या? मैग्नेट्स। सभी मैग्नेट एक डायरेक्शन में, तो इन्होंने भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई ना। एक तो इस करंट ने बनाई और इस करंट की वजह से इनका जो अलाइनमेंट हुआ उसने भी एक बनाई। ये करंट क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रोल प्ले कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कि हम अंदर वाले बार को मैग्नेटाइज कर देंगे साहब, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको हमने बोला एच वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एच वेक्टर। यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। डिफाइन किया गया एक नया वेक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो मैग्नेटाइज करेगा। अब एच ने जब मैग्नेटाइज कर दिया, किसको? एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइज कर दिया एक्सटर्नल फैक्टर ने, किसको? इस बार मैग्नेट को, सॉरी इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर दिया। तो इसके अंदर देखो डाइपोल्स अलाइन हो गए। अब बच्चों डाइपोल्स अलाइन होते ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये किसकी वजह से बन रही है? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो मैंने कहा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से भी बन रही है, इसकी वजह से भी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई। उसकी वजह से भी बनी और इसकी वजह से भी, करंट की वजह से भी बनी और डाइपोल्स की वजह से भी। फिर मैंने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट म्यू नॉट एच प्लस आई। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ है एकदम। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। जितना ज्यादा करंट कर दोगे, यहां पे सोचो, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी काम बन जाएगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दें, जितना ज्यादा करंट कर दें, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ज्यादा डाइपोल्स अलाइन, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। तो यही बात मैंने यहां बताई मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी में। द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब अलाइनमेंट, मैग्नेटाइजेशन मतलब अलाइनमेंट ऑफ अ मटेरियल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मोर इज मैग्नेटाइजेशन। ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट, ज्यादा डाइपोल्स का अलाइनमेंट मतलब ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। यानी ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितनी ज्यादा होगी, अंदर मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। फिर हमने लिखा आई इज इक्वल्स टू जीटा एच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा अंदर मैग्नेटाइज होगा। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और ये मैग्नेटाइजेशन है। ये एक्सटर्नल फैक्टर और ये इंटरनल फैक्टर, एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। क्लियर? I इज इक्वल्स टू जीटा H। क्लियर? अब आगे बढ़े, H बढ़ेगा I बढ़ेगा, एकदम क्लियर बात। अब आए इसी कहानी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, तीन परमिएबिलिटी समझना है। इसको आराम से समझेंगे बच्चों, कोई दुविधा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एकदम टेंशन नहीं। यहां मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है और मान लेते हैं इसके अंदर एक कोर भी रखी है, सोलेनॉइड विथ कोर, सोलेनॉइड विथ कोर। मुझे बताओ बच्चों कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताएं? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक कोर भी है बच्चों, कोर को मत भूलो, सोलेनॉइड विथ कोर। आप जो म्यू नॉट Ni बता रहे हो वो सिर्फ सोलेनॉइड की है, यहां अंदर कोर भी है। कितनी होगी? H की वजह से भी होगी और I की वजह से भी होगी। भाई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो इस करंट की वजह से भी होगी, होगी कि नहीं? करंट की वजह से भी होगी। करंट की वजह से मतलब एक तो H की वजह से होगी और एक तो I की वजह से होगी। नेट कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट H प्लस I। क्लियर हुआ? म्यू नॉट H प्लस I। हमने बोला भाई जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, यहां ये कहां गया, ये इट इज प्रोपोर्शनल टू H एज वेल एज डाइपोल के अलाइनमेंट के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बनी IH प्लस म्यू नॉट H प्लस I। क्लियर? म्यू नॉट H प्लस I। अब सुनो, इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमें एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी चाहिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चाहिए और रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब सुनो, इफ नो मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, इफ नो मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, या ऐसे कर देते हैं, और इफ वैक्यूम इज देयर, एक ही बात है। मान लेते हैं हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं या एयर में बात कर रहे हैं, आपको पता है वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, आपके सिलेबस में एक ही चीज है। मान लो ऐसा है, इफ नो मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट और इफ वैक्यूम इज देयर। जरा मेरे को बताओ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? भाई साहब कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो H और I में से क्या कोई जीरो होगा? कौन सा जीरो होगा? सोच के बताओ, कौन जीरो होगा? H की I। अब क्या है? नो मैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों ये कहानी हो गई, ओनली सोलेनॉइड, ओनली सोलेनॉइड, सिर्फ सोलेनॉइड है। I जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई मटेरियल ही नहीं है, कोई मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ। अब बच्चों इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसको हम B नॉट से डिनोट कर सकते हैं? कोई यहां पे कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या एयर है, क्या उसको हम B नॉट बोल सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड को इस समय पे? क्या हम बोल सकते हैं? यहां लिखते हैं I जीरो और वैक्यूम है इस वजह से I जीरो, और वैक्यूम की वजह से बच्चों क्या हुआ? वैक्यूम की वजह से हम B को इस टाइम क्या B नॉट से डिनोट कर देंगे। तो बच्चों B नॉट इज इक्वल्स टू इस टाइम म्यू नॉट H होगा। म्यू नॉट H अब फील आ रहा है। अब यहां से म्यू नॉट क्या होता है, जरा इसकी फील लेते हैं। व्हाट इज म्यू नॉट? ये तो बताना है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट। बच्चों ये सोचो कि करंट की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आई दैट इज H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसकी वजह से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी दैट इज B नॉट। H लगाया, B नॉट मिला। H करंट लगाया या H एक्सटर्नल फैक्टर लगाया तो B नॉट मैग्नेटिक फील्ड मिली। तो बच्चों म्यू नॉट कैसे डिफाइंड है? व्हाट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी? कितना मिला अपॉन कितना लगाया, कितना मिला अपॉन कितना लगाया। कितना लगाया? H। कितना मिला? B नॉट। कितना लगाया और कितना मिला का रेशियो है म्यू नॉट। परमिएबिलिटी कितना परमिट किया एक्सटर्नल फैक्टर को अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। H लगाने पर B नॉट बना। हमने 10 लगाया और मान लो ये 5 ही बना। कितना परमिएबिलिटी हुई? हाफ। हाफ को परमिट किया, हाफ को परमिट नहीं किया। हमने 10 लगाया, H अंदर कितना मिला? 5। कितनी परमिएबिलिटी हुई? हाफ। हमने 100 लगाया, अंदर हमें जाके कितना मिला? 10 मिला। कितनी परमिएबिलिटी है? 1/10। हमने H बाहर से हमने 10 मैग्नेटिक फील्ड लगाई, अंदर हमें कितनी मिल रही है? सिर्फ 5। 10 नहीं मिली, कितनी मिली? 5। कितना लगाया? 10। कितना मिला? 5। उस रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। कितना परमिट किया, परमिएबल, कितना पेनिट्रेट करने दिया बाहर वाले फैक्टर को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने पे। म्यू नॉट क्या है बच्चों? म्यू नॉट का फील्ड क्या है? कितना पेनिट्रेट करने दिया। क्लियर? और बच्चों म्यू नॉट की बात कब करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एयर और वैक्यूम में। कितना पेनिट्रेट करने दिया, ऐसे लिखते हैं म्यू नॉट को, फील्ड के लिए ऐसे लिखते हैं, H को कितना पेनिट्रेट करने दिया इन वैक्यूम। क्लियर? 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 एकदम क्लियर है। कितना H लगाने पे कितना B नॉट मिला, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। क्लियर? कितना पेनिट्रेट करने दिया इन वैक्यूम। जरा कहानी को आगे बढ़ाएंगे साहब। इफ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट,
अगर मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अब की बार सोलेनॉइड भी है प्लस कोर भी है बच्चों। अब इस केस में क्या होगा, जो बी नेट है उसको हम बी एम बोल देते हैं, बी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम रखा है टोटल इसको बी एम बोल दिया, या मटेरियल, मीडियम नहीं, बी ऑफ मटेरियल, चलो कंप्लीट मटेरियल की, इसको बी एम से बच्चों। इस टाइम बी एम किसके बराबर होगा, इस टाइम बी एम किसके बराबर होगा, पिछली बार क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम रखा, अंदर कोई मटेरियल नहीं। अब किसके बराबर होगा, कोर भी है और सोलेनॉइड भी है, कोर भी है और सोलेनॉइड भी है। अब किसके बराबर होगा, म्यू नॉट एच प्लस आई, एच प्लस आई नहीं बोलो, म्यू नॉट एच प्लस आई। अब जरा मेरी बात सुनो, क्या आई को आप एच के फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आई को आप एच के फॉर्म में लिख सकते हो, सोचो। आई क्या एच पे प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई। क्या लिख सकते हैं आई को, जीटा एच लिख सकते हैं, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई। तो आई की जगह जीटा एच लिख दिया, म्यू नॉट एच कॉमन बाहर गया, 1 प्लस जीटा इंटू एच, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। अब जरा बात सुनो भाई, एच लगाने पर बीएम मुझको मिला, 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 एच लगाने पर बीएम मुझको मिला। क्या मैं इस पूरे को म्यू एम बोल दूं, कितना लगाने पर कितना मिला, इसी को तो म्यू बोलते हैं। एच लगाने पर बीएम मुझको मिला, तो हमने कहा एच लगाने पे बीएम मिला, तो इस पूरे को ही तो म्यू बोल सकते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एच लगाने पे बीएम मिला, एच से बीएम मिल रहा है, मतलब यही तो परमिएबिलिटी है। कितने एच से कितना बी बनने दिया, पिछली बार देखो, एच लगाने पे बी नॉट, तो यही तो परमिएबिलिटी थी कि एच लगाने पे बी नॉट कितना, बी नॉट। तो इसी तरह से यहां पे एच लगाने पे जब बीएम मिला तो इसको क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी पर किसकी, मीडियम की, किसकी, मीडियम की। यानी यहां से एक म्यू एम, एक नया फैक्टर डिफाइंड हो गया हमारा, वेयर म्यू एम इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखो, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। बट म्यू एम को यहां से अगर हम डिफाइन करें इस जगह से, क्या बीएम बाई एच होना चाहिए, बीएम बाई एच होना चाहिए। अब म्यू एम हमें क्या बता रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, कि एच लगाने पर कितना परमिट कर रहा है मीडियम अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बनाना, एच को कितना पेनिट्रेट करने दिया इन मटेरियल। क्लियर हुआ। सेम उसी तरह से जैसे हमने बोला था एच लगाने पे बी नॉट बना, हमने बोला म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एच लगाने पे बी नॉट बनने दिया। यहां हमने बोला एच लगाने पे बीएम बनने दे रहा है, तो इसको हमने बोल दिया पूरे को परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, वेयर म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, 1 प्लस जीटा, 1 प्लस जीटा। अब बच्चों बात आ गई रिलेटिव परमिएबिलिटी की, बड़ा आसान है, सभी लोगों को समझ में आता है। व्हाट इज म्यू आर, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या मटेरियल में देखिए म्यू नॉट 1 प्लस जीटा अपॉन म्यू नॉट कैंसिल 1 प्लस जीटा। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस जीटा, क्लियर, 1 प्लस जीटा। अब बच्चों इसका फील क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी का, फील ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, फील ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। मान लो बच्चों हम लोग ने ऐसे लिख लेते हैं, फील ऑफ रिलेटिव म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। क्या म्यू एम इक्वल हो जाएगा बी एम अपॉन एच के, और म्यू नॉट इक्वल हो जाएगा बी नॉट बाई एच के, एच से एच कैंसिल, म्यू आर इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन बी नॉट। ये क्या कह रहा है कि बच्चों सेम एच लगाने पर, सेम एच लगाने पर, सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर, सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर जो एयर में मैग्नेटिक फील्ड बनी और जो मटेरियल में बनी उसका रेशियो क्या है। मान लो हमने एच लगाया, एयर में बनी 10 और वही एच लगाने पे मटेरियल में बनी 100, यानी मटेरियल कितने गुना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, 100/10 यानी 10 गुना। दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर व्हेन सेम एच इज अप्लाइड। हाँ, यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर। कुछ फील आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मैंने पहले तो म्यू आर की डेफिनेशन बता दी भाई, डेफिनेशन तो बड़ी आसान है, म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू ऑफ मटेरियल क्या है, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा अपॉन म्यू नॉट कैंसिल 1 प्लस जीटा, तो म्यू आर कितना हो गया 1 प्लस जीटा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बात होती है इसका फील क्या है क्या चीज में, तो हमने कहा भाई म्यू एम बाई म्यू नॉट।
याद इस तरह से हम लोग ने परमिटिविटी भी समझी थी, रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू एम बाई म्यू नॉट, सो बी एम बाई एच बी नॉट बाई एच, म्यू एम क्या है बी एम बाई एच नॉट, एच कैंसिल, बी एम बाई बी नॉट। अब ये क्या बता रहा है बच्चों की सेम एच लगाने पे मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी अपॉन सेम एच लगाने पे एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, यानी सेम एच लगाने पे कितने गुना, सेम एच लगाने पे कितने गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है इन द मटेरियल एज कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। सेम एच पे कितने गुना, कितने टाइम्स बी बढ़ जाता है, बैट तो नहीं पढ़ोगे इसको, बी बढ़ जाता है इन मटेरियल एज कंपेयर टू एयर, एज कंपेयर टू वैक्यूम बोल लूं बच्चों या एयर, कितने गुना बढ़ जाता है, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। फिर से एक बार परमिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। मैंने पहले कहा कि एक सोलेनॉइड है, आयरन कोर है, मैंने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड, आपने कहा म्यू नॉट एक्सटर्नल फैक्टर प्लस इंटरनल फैक्टर, मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस मैग्नेटाइजेशन। मैंने कहा इफ नो मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, भाई साहब यहां कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है अंदर, इफ वैक्यूम इज देयर, सिर्फ सोलेनॉइड है, कोई मटेरियल नहीं है। अब भाई कोई मटेरियल ही नहीं है तो कोई मैग्नेटाइज ही नहीं होगा, तो आई की वैल्यू 0 हो गई। और बी नेट को इस टाइम हम बी नॉट बोल देते हैं क्योंकि सिर्फ एयर प्रेजेंट है, सिर्फ वैक्यूम है बी नॉट। बी नॉट किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट एच। यहां से मैंने म्यू नॉट डिफाइन किया कि कितना एच लगाने पे कितना बी नॉट मिला, कितना एच लगाने पे कितना बी नॉट मिला, कितना एच लगाने पे कितना बी नॉट, किसमें, इन वैक्यूम। फिर मैंने बात की मटेरियल में कि मटेरियल भी आ गया, सोलेनॉइड भी है और कोर भी है, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम बी नेट को मैंने बोल दिया बी ऑफ मटेरियल, बीएम बोल दिया। बीएम क्या हो गया, म्यू नॉट एक्सटर्नल भी इंटरनल, भाई दोनों चीजें हैं। मैंने कहा क्या आई को जीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हमने पढ़ा है भाई, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई, तो हमने आई को जीटा एच लिखा, एच को बाहर किया 1 प्लस जीटा। अब इतना एच लगाने पे इतना बीएम, इतना एच लगाने पे इतना बीएम, यानी ये क्या है, परमिएबिलिटी, कितना परमिट कर रही है, कितना अलाउ कर रही है एच को बी बनाने के लिए, एच को पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये पूरा हो गया परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और इसको क्या बोला मैंने, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, या म्यू एम को और क्या बोल सकते हैं, बीएम बाई एच। एच को कितना पेनिट्रेट करने दिया इन मटेरियल, क्लियर हुआ। अच्छा, फिर मैंने कहा रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, अब ये क्या होती है रिलेटिव, म्यू एम बाई म्यू नॉट, म्यू एम की वैल्यू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, 1 प्लस जीटा आ गई। फिर मैंने कहा इसका फील क्या है, तो मैंने कहा म्यू आर इज इक्वल टू एम बाई म्यू नॉट, बीएम बाई एच, बी नॉट बाई एच, बीएम बाई बी नॉट। सेम एच पे कितने टाइम्स बी बढ़ जाता है इन मटेरियल एज कंपेयर टू वैक्यूम, वैक्यूम में सिर्फ एच है, सिर्फ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल लगाने के बाद एच भी है और आई भी है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। आया सर, अब बस कंफ्यूजन हो रहा है, अभी सवाल लगाएंगे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। रिकैप, मैग्नेटाइजेशन आई इज इक्वल्स टू एम बाई वी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर, बीएम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई। चलो रिवाइज करो, सब क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन एम बाई वी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यूनिट एम्पियर पर मीटर, बीएम इज म्यू नॉट एच प्लस आई, आई इज इक्वल्स टू जीटा टाइम्स एच। जीटा क्या है, सस्पेक्टिबिलिटी, डायमेंशनलेस, क्योंकि भाई ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर, इसकी भी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट भी क्या है, एम्पियर मीटर, जीटा डायमेंशनलेस, जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा आई। फिर आगे बढ़े, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, भाई क्यों, जब आप वैक्यूम की बात किए तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर बीएम इज इक्वल्स टू म्यू एम एच, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये क्या था, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। फिर क्या है, म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, ये भी देखा हमने। फिर म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा या बीएम बाई बी नॉट, क्लियर, म्यू आर इज 1 प्लस जीटा या बीएम बाई बी नॉट। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस जीटा, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच, जितना एच उतना आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई, एंड आई इज ऑल्सो इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बाकी सब बच्चों अपने आप बन जाएंगे फॉर्मूले। चलिए एक दो सवाल करते हैं फिर आपको छोड़ देते हैं, आ जाओ। For a solenoid in air with n turns per unit length and current carrying current I, find magnetizing field H। आपको H की वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सी है, आपको H की वैल्यू बतानी है, बताएं बताएं। For a solenoid in air, बच्चों एयर में सोलेनॉइड है, आप वैक्यूम भी समझ सकते हो, n turns per unit length and current carrying I, find magnetizing field। अब बच्चों क्योंकि यहां पे वैक्यूम या एयर की बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पे I कितना होगा, 0 होगा, आई कितना होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या बी नेट को मैं इस टाइम बी नॉट भी लिख सकता हूं, क्या बी नॉट की वैल्यू इस टाइम सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट एच, और भाई आई तो 0 हो गया है क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच हो जाएगा फॉर्मूला, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। बच्चों करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसमें करंट कितना है, आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन, तो बच्चों इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, म्यू नॉट एन आई, पढ़ चुके हैं। वैक्यूम में रखा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स एन, म्यू नॉट एन आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट कैंसिल, एच इज इक्वल्स टू एन आई। आया
म्यू नॉट एन आई नहीं होगा बच्चों, मैंने बोला ना एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कई लोग ये लिख रहे हैं। मैंने कहा वैक्यूम या एयर की बात की है, सोलेनॉइड विद टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट आई कहां पे है, इन एयर। इन एयर जैसे ही बच्चों हमसे इन एयर बोला वैसे ही हमने कहा आई की वैल्यू 0। और बच्चों एयर की बात है तो हम बी नेट को बी नॉट भी बोल सकते हैं एयर में। बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई, आई तो 0 हो गया, म्यू नॉट एच बचा, सिंपल। बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड जिसमें करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसका बी नॉट कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट कैंसिल, एच इज इक्वल्स टू एन आई। क्लियर क्लियर, ये क्लियर। तुमको जो चाहिए ले लो। कह रहा है सर प्लीज अब छुट्टी चाहिए। अब मैं कहां से छुट्टी दूं, मेरे पास कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टे मांगे हो, छुट्टे भी नहीं है। आगे बढ़ाएं, चलो। हाँ भाई, द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अ सैंपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर। सुनो ध्यान से, द मैग्नेटिक इंडक्शन, ये टॉपिक होता है थोड़ा बोरिंग, मैंने पहले ही बताया था, बच्चे छोड़ के जाते हैं सब, यहीं से 4-5 नंबर कटते हैं। एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जरा नाम सुनो बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में याद दिलाया था। क्या मैग्नेटिक इंडक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं, बी को, और क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो तो सबको पता है क्या होती है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो सबको पता है भाई क्या होता है, एच होता है। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, इन अ सैंपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, वैक्यूम में नहीं है, इन अ सैंपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल मतलब बीएम की बात हो रही है। द मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि एच इन अ सैंपल आर। बच्चों बीएम की वैल्यू कितनी है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला होता है, इसको 1 टेस्ला बोल दिया। और एच भाई क्वेश्चंस लगाओ, फील आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट जो अभी कंफ्यूजन है। एच की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। अभी पूरा सवाल सॉल्व करते पूरे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट भी फील हो जाएगा। क्या बोला, द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन अ सैंपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर इतना एंड इतना। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इतनी है उस मटेरियल के अंदर, और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एक्सटर्नल फैक्टर वो इतना है। फाइंड ए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, शुरू किया जाए। ए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक बात बताओ, जो बीएम है क्या वो म्यू एम इंटू एच के बराबर होगा? कितना एच लगाने पे कितना बी मिला, मटेरियल का म्यू एम बोलेंगे। अब यहां से म्यू एम की वैल्यू कितनी हो गई, सीधा सीधा बीएम बटे एच। बीएम कितना है 1 टेस्ला, एच कितना है 2 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। कितना हो गया बच्चों म्यू एम का वैल्यू, 1/2 × 10�3, यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। 1/2 × 10⁻³, इसको 0.5 × 10⁻³ या 5 × 10⁻, 0.5 × 10⁻³ होगा ना, 10⁻³ तो ये कितना हो गया 0.5 × 10⁻³ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या 5 × 10⁻⁴। क्लियर क्लियर, क्या बोल रहे हो, वाई नॉट आई। बच्चों ये बीएम ले लिया मैंने सीधा सीधा, आई इसके अंदर रहा होगा, सीधा सीधा मैंने बीएम ले लिया। नहीं आया तेरे को फिर से बताऊंगा, समझा के जाऊंगा भाई। बीएम एक बच्चा कह रहा है कि सर बीएम तो ये पढ़ाया है म्यू नॉट एच प्लस आई, हमने कब मना किया, हमने यही पढ़ाया है म्यू नॉट एच, कुछ गलत नहीं है, समझा के जाऊंगा, ऐसा कोई टेंशन थोड़ी ना। म्यू नॉट एच प्लस आई कितना होगा बच्चों, जीटा एच। क्या आई जीटा एच होगा, होगा बच्चों। यहां से म्यू नॉट 1 + जीटा इंटू एच, कितना एच लगाने पे कितना बी मिला, इसी को तो बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। तुम 4 बार निकाल के देखो ऐसा ही आएगा। अब क्लियर हुआ। आप कह रहे थे सर यहां पे आई कहां गया, अरे भाई आई देखो अंदर था, आई का जीटा एच बना, फिर एच कॉमन हुआ, फिर इसी को तो हम म्यू एम बोलते हैं। हाँ आई था, आई गया नहीं है, इसमें आई है अंदर, छुप गया है, ये है। अब यहां से सीधा म्यू एम इज इक्वल्स टू बी एम बाई एच, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 0.5 × 10⁻⁻3, या इसी को हम बोल सकते हैं 5 × 10⁻⁴ यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट बी है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, ये तो आसान हो गया थोड़ा, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, सिंपल। रिलेटिव म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, म्यू एम कितना है निकाल चुके हैं, 5 × 10⁻⁴, म्यू नॉट कितना होता है 4π × 10⁻⁷। इसमें तो किसी का डाउट नहीं है, म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है। अच्छा बच्चों म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होगी, ऊपर भी परमिएबिलिटी नीचे भी परमिएबिलिटी, तो डायमेंशनलेस खुद भी होगा। सो म्यू आर इज इक्वल्स टू 5/4π × 10⁻⁷, ऊपर गया 10⁻³ -7 ऊपर जाके +7। बच्चों कितना हो जाएगा 5 एक 0 ले लेते हैं, 50 × 10⁻² अपॉन 4 × 3.14। अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, 50/4 4 × 16, 4 × 4 15, 4 × 3 12 इंटू 10⁻²। बच्चों से करीब करीब 12.5 मान लें, 12.5 2 × 25 और 12.5 4 × 50, तो अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, अप्रॉक्स 4 × 10⁻², यानी अप्रॉक्स वैल्यू हो गई इसकी 400, एक्चुअल वैल्यू आएगी 397.6 है शायद,
हाँ 397 एग्जैक्ट सही बात है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे 397.6, बट कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हमने बोला करीब करीब 400। एच और बी में डिफरेंस पूछा है बच्चा। बच्चों एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, बी कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी। एच एक्सटर्नल फैक्टर है कि हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने चाहते हैं, उसका जो आंसर है वो बी है। क्लियर, म्यू आर करीब करीब 400। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। बच्चों जीटा पूछा है हमसे, जीटा पूछा है, सी हमसे जीटा पूछा है। बच्चों मैंने जीटा का सबसे आसान रिलेशन बताया है, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा, इसको याद रखो। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा, म्यू आर कितना है 400, 1 प्लस जीटा। बच्चों जीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 399। पार्ट डी अब क्लियर हो रहा है। पार्ट डी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच्चों एम वेक्टर पूछा हमसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर, सॉरी वेरी सॉरी आई वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। कैसे निकालें आई, सोचो जरा, सोचो सोचो जरा, सोचो कैसे निकालें आई, कैसे निकालें। क्या एच पता है हमें, क्या एच पता है हमें, देखें जरा, एच पता है। क्या जीटा भी पता चल गया है हमें, हो गया। आई इज इक्वल्स टू जीटा टाइम्स एच। जीटा कितना है बच्चों 399, एच कितना है 2 × 10⁻3। बच्चों इसको थोड़ी देर के लिए 400 मान लें करीब करीब, और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 1 गया 2 9 18, 119, 1 गया 2 6 17, 798 × 10⁻3 यानी 7.98 × 10⁵। और बच्चों आई की यूनिट क्या चिपका दोगे, एम्पियर पर मीटर। अब आ रहा है, क्या गलत कर दिया, सही तो है, क्या गलत है इसमें, 2 9 18, 2 9 18, 2 6 7 9 10⁻3। क्लियर, एम्पियर पर मीटर। एक और सवाल करते हैं, ऐसे ही धीमे धीमे दिमाग खुलता है जब आप सवाल लगाने लगते हो। आप सोचो सिर्फ फॉर्मुलेस पढ़ के, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के काम बन जाएगा, सवाल लगाओ। कई बच्चे मुझको बोलते हैं सर मैं बहुत पढ़ रहा हूं बट समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम सवाल नहीं लगा रहे हो, चोरी कर रहे हो और बातें कर रहे हो। दुनिया भर में मोटिवेशन लेक्चर मिल जाए, कहीं से हैक्स मिल जाए पढ़ाई का, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट आर द हैक्स टू स्टडी फिजिक्स। सीधा रास्ता ना बहुत कठिन होता है, इसलिए मैक्सिमम लोग इधर उधर से सोचते हैं कुछ यहाँ से शॉर्टकट मिल जाए। इधर से कोई इस गली में मुड़ गया, कोई उस गली में मुड़ गया, कोई कह रहा है हम नाले के ऊपर से तैर कर चले जाएंगे, है ना, कोई कह रहा है हम यहाँ से बाइक पे शॉर्टकट ले लेंगे। सीधा रास्ता टफ होता है, इसलिए इंसान छोड़ता है। सीधा रास्ता क्या है, पढ़ाई करो, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ, सवाल लगाओ। सवालों के थ्रू फिजिक्स समझनी चाहिए। पहले आपने थ्योरी पढ़ी, आपने उसके फॉर्मुलेस पढ़े, सवाल लगाओ, अब वापस थ्योरी पढ़ना, जो चमकेगा ना फिजिक्स तब समझ में आएगा। अब वापस जाना थ्योरी पढ़ना तुमको। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पे डायलॉग सोच के आते हैं कि यहाँ किसको ऐसे समझाएंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई डायलॉग नहीं सोच के आते किसको ऐसे। वो आपके दिमाग में इतना भर जाएगा ना सवाल करने के बाद, ढेर सारे सवाल और रिवीजन करने के बाद, कि आपको अपने आप चीजें इमेजिन होने लगेंगी, दिखने लगेगा, फील आने लगेगा, बट आप सवाल से भागते हो। प्रॉब्लम ये है। अ सोलेनॉइड ऑफ 500, स्पेशली दिस इज फॉर नीट स्टूडेंट्स, बहुत आप लोग न्यूमेरिकल से भागते हो। अ सोलेनॉइड, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि रेसिस्ट, और हमको क्या रेसिस्ट, हम तो टीचर हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, बच्चे हो रेसिस्ट क्या है कि नीट वालों को बोलते हैं, आप भाग रहे हो उससे मेजॉरिटी। अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर, अच्छा एन की वैल्यू दे दी 500 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन व्हिच हैज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर की वैल्यू दे दी। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सॉरी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच पूछा है, मैग्नेटाइजेशन आई पूछा है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर बीएम पूछा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन, बीएम, इतनी चीजें पता है। सबसे पहले एच निकालते हैं बच्चों। अभी अभी आपने सोलेनॉइड का एच निकाला था, एनआई आया था। अभी अभी आपने सोलेनॉइड का एच निकाला था, एनआई आया था। भाई एच कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि यहां पे सोलेनॉइड इन एयर है या वैक्यूम है, इन एयर है या वैक्यूम है, ये रहा इन एयर या वैक्यूम, ये रहा सोलेनॉइड। बच्चों इसमें करंट कितना है, आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो बी होगा वो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई। बोलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बी नेट को क्या इस टाइम बी नॉट बोल सकते हो, वैक्यूम है, बी नेट को मैंने बी नॉट बोल दिया। नेट मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, मैं जल्दी नहीं भागा, आराम से, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस आई लिख दिया। अब भाई साहब अगर वैक्यूम हो रखा है तो आई की वैल्यू तो 0 होगी ना, कोई मैग्नेटाइज हो ही नहीं रहा अंदर, तो ये टर्म तो गया भाई साहब। बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच। और बच्चों बी नॉट होता कितना है इसके अंदर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सो म्यू नॉट एन आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, म्यू नॉट कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आई, एन आई। अब ये बात याद रखो कि सोलेनॉइड में एच की वैल्यू एन आई आती है। एक सवाल भी कर लिया डायरेक्टली यहां भी, एन कितना है 500, आई कितना है 3, 500 इंटू 3, एच की वैल्यू कितनी आ गई 1500, यूनिट क्या चिपका दोगे, एम्पियर पर मीटर, 1500 एम्पियर पर मीटर। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, आप लोग करने लगे हैं धीमे धीमे। मैग्नेटाइजेशन, अब हमको आई निकालना है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन हमको आई फाइंड करना है बच्चों। क्या आई इज इक्वल्स टू जीटा एच होता है, बिल्कुल सही। क्या आपको एच पता है, बिल्कुल सही। क्या आपको जीटा पता लगाना है, जी हाँ। जीटा पता लगाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा। क्या आपको म्यू आर सवाल में गिवन है, ध्यान से देखें, 5000, 5000 म्यू आर गिवन है 5000, 5000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा। यहां से जीटा की वैल्यू हो गई 4999, 4999 देख के मुझे फिर कुछ याद आ गया। अब भाई साहब आपको जैसे ही जीटा मिल गया, अब आप आई निकाल सकते हो, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच।
यही तो पूछा है आपसे, मैग्नेटाइजेशन। आई इज इक्वल, जीटा नहीं पता था यार, जीटा के लिए फॉर्मूला। अब जीटा की वैल्यू रख देंगे 4999 मल्टीप्लाइड बाई एच विच इज 1500। क्लियर है? 4999 मल्टीप्लाइड बाई 1500। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 5000 मान लें इस टाइम। ठीक, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 5000 मान लिया। 15 5 75 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर। मैंने अप्रोक्सीमेट उसको 5000 मान लिया। ठीक है, फिर रो रहे हैं, कह रहे हैं सर आई तो जीरो है। अरे भैया मैंने तो सॉलिनॉइड को जब एयर या वैक्यूम में रखा तब आई जीरो होगा ना। A solenoid of इतना टन कैरीज अ करंट एट द राइट, इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन। ये नहीं पढ़ा आपने? ये नहीं पढ़ा आपने? इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन। वो तो मैंने अजम्पशन लिया कि अगर एयर में होता तो कोर गायब हो जाती, तो आई वाला पूरा टर्म ही गायब हो गया, तब मैंने एच निकाला। एक्चुअल में तो आयरन से बनी है ना। हाँ, आई मिल गया। फिर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, बीएम, इसका तो एक ही फॉर्मूला है भाई साहब, म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नॉट एच प्लस आई, इसका और कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। म्यू नॉट एच प्लस आई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। एच की वैल्यू कितनी है? 1500। आई की वैल्यू कितनी है? 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब भाई इसके सामने ये नेग्लिजिबल है, इसके सामने ये नेग्लिजिबल है। ध्यान से देखो, 7.5 10 की पावर 6 बहुत बड़ा नंबर है, ये नेग्लिजिबल है तो इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। अरे बहुत बड़ा नंबर है, 7.5 यानी 75 इंटू 10 टू द पावर 5, 750000, ये है 75 10 2 3 4 5, और 1500 इसमें ऐड करने को बोल रहा है, का ही फर्क पड़ेगा इसको, है ना। 0 0 5 1 0 5 7 7501500, बहुत ही छोटा डिफरेंस पड़ रहा है, तो इसको हम करीब करीब इतना ही मान लेते हैं। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो रियल वैल्यूज निकालो, हमें कैलकुलेशन थोड़ा सिखाना है। 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख लिया, है ना, एजम्पशन ले लिया मैंने, इसको कौन जोड़े, है ना। अच्छा बच्चों कितना हो गया ये अप्रोक्सीमेटली? 4 पाई इंटू 75 कर लें इसको, 75/10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, माइनस 7 और 6 माइनस 1, 75 कर लिया, पॉइंट हटा के नीचे 10। 4 इंटू 75, 4 5 22, 4 7 28 और 2 300 पाई इंटू कुछ नहीं, 300 पाई, एक 10 नीचे, 10 की पावर माइनस 1, इसको भी नीचे ले आओ, नीचे 100 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 1 को नीचे ले आओ, 100 हो गया। 0 0 कैंसिल, 3 पाई इज द अप्रॉक्स आंसर, यानी 3 इंटू 3.142 कितना हो गया? नियरली 3 2 6, 3 4 12, 1 3 1 3 1 4, 3 3 9, 9.426 टेस्ला अप्रॉक्स, 9.426 टेस्ला। क्लियर हुआ? एक और कर लो, फील पूरी आ जाएगी भाई साहब, इसके बाद कोई सवाल तुमसे नहीं मिस होगा। आ जाओ, अब देखें कैसे नहीं आया। एन आयरन रॉड ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, बच्चों वॉल्यूम दे दिया आपको, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर क्यूब, एंड रिलेटिव परमिबिलिटी 1000, म्यू आर आपको दे दिया 1000, is placed inside a long solenoid wound with 5 turns per centimeter। इसको चेंज किया जाओ, 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 की पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। 5 टर्न्स सेंटीमीटर इज 10 की पावर माइनस 2 मीटर, इसको ऊपर लेगा, कितना हो गया? 500। अब सही, टर्न्स पर मीटर। अरे ऐसे सोचो ना, 5 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। 1 सेंटीमीटर में 5 टन है, तो 100 सेंटीमीटर में 500 टन है। ये क्या दे दिया इन्होंने? सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में नहीं दी। 1 सेंटीमीटर में 5 टन है, 1 सेंटीमीटर में 5 टन है, तो 100 सेंटीमीटर में 500 टन हो जाएंगे, ये एन की वैल्यू हो गई। अच्छा, करंट इज पास्ड 0.5 एम्पियर, इफ अ करंट 0.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द सोलेनॉइड, देन द मैग्नेटिक मोमेंट, बच्चों आपसे एम पूछा है, आई नहीं एम, मैग्नेटिक मोमेंट आपसे एम की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे किया जाए इसको, कैसे किया जाए? और आयरन रॉड ऑफ इतना रिलेटिव परमिबिलिटी इतना इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर आयरन रॉड है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो आई तो निकालना पड़ेगा तभी मैग्नेटिक मोमेंट पहुंच पाओगे, है ना। आपको चाहिए एम, बच्चों एम कैसे मिलेगा? आई इज इक्वल्स टू एम अपॉन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम गिवन है, आई निकाल लें अगर हम तो एम मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। वॉल्यूम गिवन है, आई निकाल लें तो एम मिल जाएगा। आई कैसे निकलेगा? देखो म्यू आर गिवन है, इससे जीटा मिलेगा, अगर हम एच निकाल लें तो आई मिल जाएगा। एच कितना होगा बच्चों सोलेनॉइड का? एच इज इक्वल्स टू कितना होता है? एन आई, तीसरी बार आया ये। एच इज इक्वल्स टू सोलेनॉइड के केस में कितना आएगा? एन आई। एन कितना है? 500, आई कितना है? 0.5 यानी 5/10, कितना हो गया? 5 25, 250 एम्पियर पर मीटर, ये आपको एच मिल गया। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा, म्यू आर कितना है? 1000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा। जीटा की वैल्यू देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
व्हाट अ जीटा इट इज, व्हाट अ जीटा, ओ माय गॉड, 999, मेरा तो दिल आ गया, वाओ बच्चों, दिस इज रियल जीटा। अब आपको जीटा मिल गया है तो आप आई निकाल सकते हो, आई इज इक्वल्स टू जीटा एच, जीटा इज 999, एच इज 250, है कि नहीं, एच कितना है 250, वैल्यूज दूर दूर है, एजम्पशन कर सकते हैं, एच है 250, तो बच्चों इसको 1000 ही मान लें करीब करीब, इंटू 250 कितना हो गया 25 इंटू 10⁴, आई मिल गया बच्चों, बस खत्म हो गया। आई इज इक्वल्स टू एम बाई वी, आई कितना मिला है 25 इंटू 10⁴, एम कितना है अपना नहीं पता, वॉल्यूम कितना दिया है 10⁻⁴, 10⁻⁴ इधर गया, क्या बचा 25, आया, हाँ जाने तो देंगे ही। अब आई चीजें, अब आई चीजें समझ में, अभी क्या करना पड़ेगा, पूरा लेक्चर फिर से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स डाउनलोड करो, उसको 2-3 बार पढ़ो, इसके फॉर्मुलेस को समझो और डीपीपी से और सवाल लगाओ, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, आज रिकॉर्ड लेक्चर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।